नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम ज्योति शर्मा है। मेरा होम टाउन मथुरा है, पर मेरे पापा जैसे कि हेड पुलिस कांस्टेबल हैं, तो उनकी सर्विस के दौरान वो ही हमें लखनऊ ले आए, तो मेरी शिक्षा दीक्षा सब लखनऊ से हुई है। मैंने अपना 10th अलीगंज मॉन्टेसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनऊ से किया है। फिर मेरा एडमिशन रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ। तो जो RLB में मेरी स्कूल में एडमिशन था, एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। उस स्कूल ने हमें सिखाया कि कैसे सेल्फ डिपेंडेंट एक स्टूडेंट बन सकता है विदाउट कोचिंग, विदाउट एनी ट्यूशन। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो विद गुड मार्क्स। तो RLB से ही मेरे 91.4% आई अचीव्ड इन 12th क्लास। उसके बाद मैंने अपनी BSc किया ITPG कॉलेज लखनऊ से। फिर मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन 2015 में, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैंने स्टार्ट कर दी। इस दौरान मेरे दिल में और दिमाग में ये डर था कि क्या मैं क्रैक कर पाऊँगी। इतना बड़ा एग्ज़ाम है, वन ऑफ द कोवेटेड एग्ज़ाम इंडिया का इसे बोला जाता है, और इतने पूरे इंडिया के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं, जिसका एक सामान्य सा ग्रेजुएशन है BSc, और किसी कॉन्वेंट कॉलेज में नहीं पढ़ी मैं, तो एक डर था पहले से ही कि क्या ये मुझसे हो पाएगा। तो उस दौरान मेरी फैमिली सामने आती है, उन्होंने मुझ पर कॉन्फिडेंस दिखाया, फेथ दिखाया कि बेटा आप कर सकती हो। तो इस तरह से मैंने अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। पहले जैसे कि हर सिविल एस्पिरेंट के साथ होता है कि क्या पढ़ें, क्या सोर्सेज हैं, कोई गाइड करने वाला हो। तो मुझे एक गाइड के रूप में उस दौरान मेरी ही कॉलोनी में एक भैया थे, लक्ष्मीकांत भैया। तो उनका उस दौरान PCS में ट्रेजरी ऑफिसर में हुआ था 2015 में। तो वो एक इंस्पिरेशन की तरह मेरे सामने आए। उन्होंने मुझे गाइड किया कि ज्योति तुम्हें ये करना है, यू हैव टू फॉलो करंट अफेयर्स। उसके बाद जो बेसिक्स हैं NCERT तुम्हें पढ़नी है, हिस्ट्री की 6th to 12th, देन ज्योग्राफी 6th क्लास to 12th, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी ही है, इट इज़ कॉल्ड बाइबल फॉर पॉलिटी इन सिविल सर्विसेज। और करंट अफेयर्स आपको डेली फॉलो करने हैं। तो मैं करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू पढ़ती थी, क्योंकि वो एकदम रेलेवेंट है सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए। और उसमें जो एडिटोरियल्स हैं, इकोनॉमिक सेक्शन है, IR का सेक्शन है, और जो जनरल न्यूज़ हैं, वहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिली। अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर द हिंदू, आई ऑल्सो फॉलो सम वेबसाइट्स लाइक इनसाइट एंड विजन IAS। इनसाइट से मैं डेली, वो इनसाइट वाले क्या करते हैं कि डेली आपको उनका एक सिक्योर सेक्शन है, उसमें 8 क्वेश्चंस डेली डालते हैं, और प्रीलिम्स के पर्पज़ से भी डालते हैं और मेंस के पर्पज़ से भी डालते हैं। तो मैं उसको फॉलो करती थी। उससे क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस भी होती जाती है, रिवीजन भी होता जाता है। और विजन का मॉड्यूल मैं मंथली परचेज़ कर लेती थी, तो उससे मेरा रिवीजन अच्छे से हो जाता था एक कंपाइल मैनर में। ये तो हो गई करंट अफेयर्स की बात। उसके बाद आपको जैसे पता है कि ये जो सिविल सर्विसेज है वो 3 स्टेजेस में होता है। आपका पहले प्रीलिम्स, दैन मेंस, दैन इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट GS पेपर, दैन सेकेंड CSAT। GS पेपर में आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स, ये सब आता है। एंड CSAT में आपका मैथ्स, कॉम्प्रिहेंशन, डिसीजन मेकिंग, ये आपकी चेक करते हैं। तो जो आपका GS पेपर 1 है प्रीलिम्स में, वही आपकी ये डिसाइड करता है कि आप मेंस देंगे कि नहीं। इट्स अ क्वालिफाइंग पेपर। एंड CSAT में यू हैव टू जस्ट गेट 33% टू क्वालिफाई दैट। जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेंस देने का मौका मिलता है। जैसे कि इसका नाम ही मेंस है, कि ये जो मेंस पेपर है वही मेन है, वही डिसाइड करेगा कि यू विल गेट इनटू द मेरिट लिस्ट और नॉट। तो मेंस में आपके UPPSC में 8 पेपर होते हैं। एक ऐसे का पेपर होता है, दैन जनरल हिंदी का पेपर होता है। GS के आपके 4 पेपर होते हैं, और आपके ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। टोटल 8 पेपर होते हैं। ये पूरा रिटन एग्ज़ाम होता है। तो मैं ऐसे की बात करूँ तो ऐसे 150 मार्क्स का आता है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, और डिफरेंट डाइवर्स टॉपिक से इसमें ऐसे पूछे जाते हैं। तो मैं अपनी आप से ऐसे की स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि 2017 में जब मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो आई स्कोर्ड
वेरी लो मार्क्स इन ऐसे, ओनली 80 मार्क्स। एंड इस टाइम जब मेरी जैसे कि मैंने 3rd रैंक आई सिक्योर, तो मुझे लगता है कि जो मैंने इम्प्रूवमेंट की, जो 2017 में मेरी कमियाँ रह गई थी, वो मैंने 2018 में उसको प्लग इन किया। तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, फर्स्ट ये कि जो कोड्स हैं डिफरेंट सेक्शन से रिलेटेड, डाइवर्स टॉपिक से रिलेटेड, उसको नोट कर लिया था। एजुकेशन के अलग, किसी भी पर्सनालिटी ने उससे क्या बोला है, और साथ में कोर्स के साथ में मैंने डेटा भी, किसी भी गवर्नमेंट के ऑथेंटिक डेटा कि एनरोलमेंट रेशियो कितना है, गर्ल्स का एनरोलमेंट रेशियो कितना है, लिटरेसी रेट कितनी है सेंसस से, ये सब मैंने नोट कर लिया था। तो ये जो जैसे कि मैंने एजुकेशन में किया, इसी तरह वुमेन में, डिज़ास्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इस तरह से अपने नोट्स बना लिए थे, ताकि लास्ट टाइम में मुझे रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो, और हर संडे मैं उसको रिवाइज़ कर लेती थी। और ऐसे में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, कोई भी टॉपिक है आप उसमें डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऐड करिए, उसको सोशल से जोड़िए, सोशल पर्सपेक्टिव उसका डायमेंशन जोड़िए, पॉलिटिकल जोड़िए, इकोनॉमिक उसका क्या इम्पैक्ट है, एंड इंटरनेशनली ग्लोबली उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरह से आपका जो एसे होगा एकदम डाइवर्स एनरिच्ड रहेगा, और इट विल हेल्प इन फैचिंग मोर मार्क्स टू यू। और हो सके तो आप डेटा उसमें ऐड करिए टू सब्सटेंशिएट योर पॉइंट, क्योंकि हमें एक जनरल आंसर नहीं लिखना है, हमें प्रूफ करना, जो भी हम लिख रहे हैं उसे अपने डेटा से, किसी रिपोर्ट से, किसी कमिटी ने कुछ लिखा हो तो उससे आप सब्सटेंशिएट करिए। तो ये क्या एक ऑथेंटिसिटी आपके ऐसे को प्रोवाइड करता है। हो सके तो डायग्राम भी ऐड कर दीजिए। जैसे कि मुझे याद है कि एक ऐसे आया था कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट से रिलेटेड इन 2018 ऐसे पेपर, तो मैंने उसमें इंडिया का मैप बनाया था, और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेपाल एंड अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सबको भी मैंने ऐड किया था। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें मुझे हेल्प की, और वही मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी इस चीज़ को फॉलो करिए। अब मैं जीएस पेपर्स की बात करूँगी। जीएस में जैसे कि सबको पता है कि 4 पेपर्स होते हैं, GS 1, GS 2, GS 3 एंड GS 4। GS 1 में आपके सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, उसमें आता है हिस्ट्री में भी 3 पार्ट्स होते हैं आपके, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, देन मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोशल इश्यूज़, ज्योग्राफी which is divided into 2 parts, physical geography and of India and the world, and the political geography। तो ये हो गई GS पेपर 1 की बात। GS पेपर 1 के लिए मैंने हिस्ट्री में मैंने NCERTs पढ़ी थी, और स्टैंडर्ड बुक्स में मैंने मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम एंड बिपिन चंद्रा फॉलो की थी। यही मेरे 2 सोर्सेज रहे थे हिस्ट्री के लिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने GC लियोंग बुक पढ़ी थी, और उससे अपने खुद के नोट्स बना लिए थे, ताकि लास्ट टाइम में मुझे रिवीजन में कोई बुक फिर से पढ़नी ना पड़े, और मैं अपने जो नोट्स हैं मेरे 100 पेजेस को, उन्हीं को मुझे रिवाइज़ करना पड़े। ज्योग्राफी के लिए मैंने 6th to 12th NCERT पढ़ी थी, और वो मोर देन सफिशिएंट है। और एक संजय सर हैं, उनके मार्केट में नोट्स मिलते हैं लखनऊ में, वो भी एकदम बेस्ट नोट्स है, तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी आप उन्हें भी फॉलो करिए अलॉन्ग विद दी NCERT। सोशल इश्यूज़ आपका करंट अफेयर से कवर हो जाता है, तो आप NCERT पढ़ेंगे एंड करंट अफेयर से उसे मिक्स करके पढ़ेंगे, तो आपका ये GS पेपर 1 कवर हो जाएगा। अब मैं GS 2 पेपर की बात करना चाहूँगी। GS 2 पेपर में आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, डिफरेंट स्कीम्स एंड IR, ये सब चीज़ें GS 2 पेपर में आती हैं। तो GS 2 के लिए मैंने लक्ष्मीकांत विच इज़ कॉल्ड बाइबल ऑफ द पॉलिटी वो पढ़ी थी मैंने। उसका एक एक लाइन आपको 10 टाइम्स रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। जितना आप पढ़ेंगे उतना इनकलकेट होगा, माइंड में इम्बाइब हो जाएगा, और आप फिर अच्छे से उसको पेपर में उतार सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत आपको वेबसाइट है गवर्नमेंट की PRIS, वो आपको फॉलो करनी होगी। उससे क्या होता है कि आपको जो ऑथेंटिक डेटा है वो मिल जाता है। एंड आई यूज्ड टू फॉलो लोकसभा एंड राज्यसभा TV ऑल्सो। बिग पिक्चर एक प्रोग्राम आता है 9 o'clock पर राज्यसभा TV पे, मैं उसको फॉलो करती थी। तो उसमें जितनी भी जैसे पॉलिसीज़ निकल रही हैं गवर्नमेंट की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिसेंटली जैसे गवर्नमेंट ने लॉन्च की, तो उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या एम है, और उसमें क्या नया आया है ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के कंपैरिजन में, वो कैसे बेनिफिट करेगी एजुकेशन सेक्टर को, उसमें क्या वे फॉरवर्ड है, ये सब चीज़ें अच्छे से वहाँ कवर हो जाती हैं, और डाइवर्स पर्सपेक्टिव आपको मिल जाता है। तो ये मैंने फॉलो किया था। तो इसी तरह स्टैंडर्ड बुक्स एंड करंट अफेयर्स को मिलाकर मैंने GS 2 पेपर किया।
और आईआर के लिए मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स में मैं विलाइड गई थी, और 12th क्लास की एनसीईआरटी है पॉलिटी की, उसको मैंने फॉलो किया था। अब मैं पेपर 3 की बात करूँगी। इसमें आता है इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिज़ास्टर एंड योर सिक्योरिटी पार्ट। इकोनॉमिक्स के लिए एक अमित सर हैं, अमित कुमार सर, उनके नोट्स आपको लखनऊ में मिल जाएंगे, बेस्ट नोट्स हैं उसको, मगर आपको वो बेसिक समझने के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके साथ आपको ये करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड डिज़ास्टर के लिए भी मैं करंट पे ही रिलाई की थी। पेपर 4 एथिक्स में मैंने जी सुब्बरॉय एंड लेक्सिकॉन की बुक पढ़ी थी, उससे अपने खुद के नोट्स बनाए थे। और पेपर 4 में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप खुद के केस स्टडीज़ बना लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि इंटीग्रिटी आपको डिफ़ाइन करने को आएगा और पूछा जाएगा कि आपने कब अपनी लाइफ में इंटीग्रिटी शो की। तो एक एग्जांपल सोचिए कि हाँ मैंने ये किया था, और अपने खुद के यूनिक एग्जांपल आप देंगे तो इट विल हेल्प यू इन फैचिंग मोर मार्क्स। अब मैं आपको अपने ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी बताना चाहूँगी। पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कि मेरा बैकग्राउंड बीएससी पीसीएम रहा है, तो केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। पहले मैं केमिस्ट्री लेना चाहती थी एज एन ऑप्शनल, मगर ये चीज़ है, मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगी कि कभी भी किसी सब्जेक्ट के लिए आप बायस मत रहिए। जो एग्ज़ाम की नीड है, जो सब्जेक्ट एग्ज़ाम की नीड को फुलफ़िल करता है, उसी को आप लीजिए और जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस था बहुत वास्ट था। पहले मैंने सोचा कि मैं कर लूँगी इसे, मगर इतना उसमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री होता है, थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके साथ पार्ट्स होते हैं, इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, तो मुझे लगा कि ये हो नहीं पाएगा, रिविजन नहीं हो पाएगा लास्ट टाइम में। तो देन आई स्विच ओवर टू सोशियोलॉजी मैंने इसलिए ऑप्ट किया, इसके मेनली 3 रीज़न थे कि एक तो इसका सिलेबस शॉर्ट था, सेकेंड ये जो सोशियोलॉजी है मेनली डील्स विद द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो जब आप इसे पढ़ते हो तो ऐसे लगता है कि ये जो हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, आप फैमिली पढ़ते हो, इसमें मैरिज पढ़ते हो, और जो प्रॉब्लम्स है विच आर प्लेगिंग द सोसाइटी, उनके बारे में पढ़ते हो, तो आपको लगता है कि कुछ नया नहीं है। जो हमारी सराउंडिंग में चीज़ें हो रही हैं, कास्टिज़म एंड कम्युनलिज्म, ये सब वही आप पढ़ रहे हैं, और ये रेलिवेंट भी है सिविल सर्विसेज के लिए मुझे लगा, क्योंकि जब आपको सोसाइटी के बारे में पता होता है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता होता है, तो आप उनका सल्यूशन भी अच्छे से ढूंढ सकते हो, जो पॉलिसीज़ हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आपको पता है कि सेक्स रेशियो कम है इंडिया का, इट्स 940, और आपको इसके रीज़न भी पता है कि जो सोशियोलॉजी पैट्रियार्कल माइंडसेट इसका एक रीज़न है, बैड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीसीपीएनडीटी एक्ट एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, ये सब इसके रीज़न्स हैं। तो आप उनको, जब आपको रीज़न पता है तो आप उनको ट्वीक करके उसका सल्यूशन निकाल सकते हो। तो इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लिया। और सोशियोलॉजी का लेने का एक और रीज़न था कि जो सोशियोलॉजी में कंटेंट है वो आपके जीएस पेपर एंड एसए में बहुत आपको एक कंटेंट मिल जाता है। जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर एंड एथिक्स पेपर में आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है सोशियोलॉजी से, और ऐसे में जो सोशल इश्यूज़ के टॉपिक अगर पूछ लेते हैं तो वहाँ से आपका सारा कंटेंट सोशियोलॉजी से मिल जाता है, आप उसको ऐसे में डाल सकते हैं। तो ऑप्शनल के ये रीज़न था कि मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया। अब मैं अपनी स्ट्रेटजी बताना चाहूँगी कि ऑप्शनल के लिए मैंने क्या क्या किया। ऑप्शनल में आपको पता है जैसे कि 2 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट पेपर में थिंकर्स एंड और भी टॉपिक्स होते हैं थिंकर बेस्ड, और जो फर्स्ट पेपर में होता है वो सेकंड पेपर में इंडियन सोसाइटी का उसे लिंक करके वो सेकंड पेपर होता है सोशियोलॉजी में। तो मैंने उसके लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी स्टैंडर्ड। एक नितिन संगवार करके एक IAS थे 2015 बैच के, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसको मैंने फॉलो किया था। और अमित सर के नोट्स हैं, वो मेरे लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया नोट्स ने। उसमें एकदम लेमैन लैंग्वेज में सर ने लिखाया है, तो उन नोट्स से मुझे बहुत हेल्प मिली। साथ ही साथ मैंने उपेंद्र सर एंड महापात्रा सर के नोट्स भी देखे थे, तो जहाँ उन कुमार अमित सर के नोट्स में कमियां रह गई थी उसको मैंने वहाँ से ऐड किया। और टेस्ट सीरीज़, मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की थी ऑप्शनल के लिए, बस ये जो सॉल्व पेपर है मार्केट्स में उसको मैंने हाँ ज़रूर देखा था, जैसे विकास सर के टेस्ट सीरीज़ और एलीट IAS की टेस्ट सीरीज़, विजन IAS की टेस्ट सीरीज़ के जो मॉडल आंसर्स हैं, तो वहाँ से मुझे जो हेल्प मिल सकती थी वो मैंने ली। और मैंने आंसर्स लिखते वक्त ये इंश्योर किया कि मैं कोई भी लाइन लिख रही हूँ तो उसको
थिंकर से सब्सटेंशिएट करो या डेटा से करो, अगर उसका कोई थिंकर याद नहीं आ रहा है। तो कोई भी मैं अगर कोई पॉइंट लिखती थी तो उसको मैं थिंकर से उसको प्रूव करती थी कि इस थिंकर ने बोला है। अगर थिंकर नहीं है तो किसी कमिटी ने बोला है या किसी वर्ल्ड बॉडी ने बोला है या डेटा ये कहता है। तो इस तरह से जब आप प्रूव कर देते हैं तो एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है, एक आपके आंसर को एक जनरल आंसर नहीं रह जाता, और यही चीज़ आपको अलग करती है आपके आंसर को और बच्चों के आंसर से। तो ये तो वही मेरी ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी। अब मैं बताना चाहूँगी कि इस प्रिपरेशन में डूज़ एंड डोंट्स क्या है, आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। डूज़ तो सबको पता है कि आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है और रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि डोंट्स क्या है। फर्स्ट डोंट में ये है कि आपको मल्टीपल सोर्सेज एक ही सब्जेक्ट के फॉलो नहीं करने हैं कि हम जैसे कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना है तो मैं मोटी मोटी बुक्स पढूँ। बस आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं स्पेक्ट्रम एंड बिपिन चंद्रा, ये फॉलो करनी है। तो किसी भी एक टॉपिक के आप हज़ारों सोर्सेज मत इकट्ठा कर लीजिए, और ताकि आपको लास्ट टाइम में आप एकदम कंफ्यूज हो जाएं कि मैं रिवाइज किससे करूँ। इसलिए पढ़ भी रहे तो अपने सेल्फ नोट्स बनाइए ताकि लास्ट टाइम में रिविजन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अपना जो सोर्सेज हैं उनको कंसाइज करिए, एक ये। और दूसरी चीज़, सोशल मीडिया से मैं दूर रही क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। मेरा कोई एफबी पे अकाउंट नहीं था, व्हाट्सएप में इसलिए रखती थी ताकि दोस्त हैं उनसे कुछ कंटेंट शेयर कर लो। तो व्हाट्सएप तो मैं बीच बीच में अनइंस्टॉल कर देती थी, जब मुझे लगता था कि कोई मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो उसमें अनइंस्टॉल कर देती थी। ब्लॉक भी कर देती थी रिलेटिव्स को कि अननेसेसरी जो मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो उनको ब्लॉक रखती थी। बाद में सॉरी मांग लेती थी कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं इसलिए मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ा। तो सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा, आपको अपने सोर्सेज कंसाइज करने पड़ेंगे और नेगेटिव एलिमेंट से दूर रहना पड़ेगा। अपने पास पॉजिटिव लोगों को रखिए, ये सब बोलते हैं पर मगर मेरा ये था कि मैं अपने क्रिटिसाइज़र्स को अपने पास बहुत रखती थी। ये मेरा मंत्र था कि जितने भी क्रिटिसाइज़र्स हों मुझे अच्छे से क्रिटिक करो, और मैं उनके नाम एक पेपर पे नोट करके अपनी स्टडी टेबल पे रखती थी कि ये जो लोग हैं इन्होंने मुझे ये जो बातें बोली है, आई हैव टू गिव देम आंसर बाय माय सक्सेस। तो ये एक मोटिवेशनल फैक्टर की तरह मेरे लिए काम किया। सुबह उठती थी सबसे पहले वही देखती थी इन लोगों के नाम कि हाँ इन्हें मुझे आंसर देना है। तो ये सब चीज़ें मैंने फॉलो की। मुझे लगता है कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, तो आपको हेल्प करेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अब लास्ट में मैं अपने इंटरव्यू के बारे में बात करना चाहूँगी। इंटरव्यू क्या, ये एक तरह का पर्सनालिटी टेस्ट है। इसमें आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं होती, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है और आप बैलेंस्ड आपका ओपिनियन है कि नहीं, आप बाइस्ड तो नहीं है, प्रेजुडिस बिहेवियर तो नहीं है आपका। तो इसमें यही चीज़ चेक होती है। तो आपको जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँ तो आप एकदम काम, कंपोज्ड, बैलेंस रहें। वो जो वहाँ पे पैनल बैठा रहता है, मेंबर्स बैठे रहते हैं, वो हमें सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं। वो तो चाहते हैं कि वो हमारे सेलेक्टर है, वो ये नहीं चाहते हैं कि हमें रिजेक्ट करने के लिए बैठे हों। वो आपकी अच्छाइयाँ ही वो नोटिस करते हैं। तो आप हमेशा जो आपको आंसर नहीं आ रहा हो तो बोल दीजिए सॉरी सर आई डोंट नो, या आप ये बोल सकते हैं कि सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट नाउ, मैंने पढ़ा था पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से करके, मगर कभी फंबल मत करिए या गैस मत करिए। गैस से उन लोगों को शक नफरत है। मेरा जैसे बोर्ड था वो राम जी मौर्य सर के में पढ़ा था, तो वो कहते थे कि गैस मत करो, आता है तो एग्जैक्ट बताओ, कहानी मत बताओ। तो आपको जो आता है सीधे सीधे उसका आंसर दीजिए, जो नहीं आता है सॉरी सर कह के वहीं पे बात रोक दीजिए, क्योंकि नहीं फिर हम फंस जाते हैं। हमें आता नहीं, हम फंबल करने लगते हैं, तो ये फिर हमें घबराहट होने लगती है कि अरे ये मैंने गलत बता दिया, ये मैंने गलत बता दिया, फिर हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो इंटरव्यू में अब मैं आपसे कुछ अपने क्वेश्चंस शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि सर ने, जो चेयर पर्सन थे मेरे बोर्ड के, उन्होंने मुझसे पूछा था, पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बताओ इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है, तो वो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बताओ कि जो सेक्स रेशियो इंडिया का इतना लो है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें मेल है रिस्पॉन्सिबल या फीमेल है रिस्पॉन्सिबल, एंड यू हैव टू चूज़ ओनली वन पर्सन, कि मेल रिस्पॉन्सिबल है या फीमेल। तो इसका आंसर मैंने पहले तो मैं बता नहीं रही थी कि मैंने बोला सर इट्स अ पैट्रियार्कल माइंडसेट, मैं किसी एक जेंडर को कैसे ब्लेम कर दूँ कि मेल रिस्पॉन्सिबल है या फीमेल रिस्पॉन्सिबल है। फिर उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं, तुम खुल के बताओ कि मेल रिस्पॉन्सिबल है या फीमेल, तुम्हारा ओपिनियन क्या है बताओ।
तो मेरा आंसर इसमें ये था कि सर बायोलॉजिकली मेल रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उनके सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि जो बेबी है वो बॉय होगा या गर्ल, और सोशोलॉजिकली फीमेल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो वुमेन होती हैं वो घर पे रहती हैं और बच्चे को उनके कंसीव वही करती हैं। तो अगर वो फर्म है, डिटरमाइंड है कि मैं अपनी बेबी का अबॉर्शन नहीं करूँगी, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन नहीं करूँगी, चाहे बेबी बॉय हो या गर्ल हो, वो उसको मैं पैदा होने दूँगी, तो कोई सेकंड पर्सन आपको फोर्स नहीं कर सकता है। तो ये तो रही कि बिफोर बर्थ की बात, सेक्स सेलेक्टिव और अबॉर्शन से जो सेक्स रेशियो कम हो जाता है। सेकेंड रीज़न मैंने ये दिया था कि जो आफ्टर बर्थ, जब इफ़ अ गर्ल चाइल्ड हैपन्स टू बॉर्न, जो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसमें माँ का भी रोल होता है। अगर वो अपने बॉय चाइल्ड को, गर्ल चाइल्ड को एक तरह से ट्रीट करे तो जो माल न्यूट्रिशन से लड़कियाँ मर जाती हैं वो ना हो। और जो रिलेटिव्स होती हैं वुमेन, तो देखने में आता है कि वुमेन ही वुमेन का डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, उसको एक्सप्लॉइट कर रही है। तो इस तरह से मैंने एक बैलेंस्ड आंसर दिया कि सर मेल भी रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल भी रिस्पॉन्सिबल है, ओवरऑल इट्स अ पैट्रियार्कल माइंडसेट, कोई जेंडर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेकेंड, एक मुझसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप SDM होती हैं जम्मू एंड कश्मीर में और आर्टिकल 370 उस टाइम एब्रोगेट किया गया है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगी। तो इसमें भी मैंने एक बैलेंस आंसर दिया था कि सर फर्स्ट आई टेक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, उनको मैं भरोसे में लूँगी कि ये जो आर्टिकल एब्रोगेट हुआ है वो आपके ही डेवलपमेंट के लिए हुआ है। ये इससे क्या होगा कि प्राइवेट कंपनीज़ आएंगी, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी, जॉब क्रिएशन होगा, डेवलपमेंट होगा, और जो स्कीम्स एंड जो पॉलिसीज़ हैं वो जहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती थी, जैसे RTI, CAG, ये सब वहाँ पे लागू नहीं था बिफोर आर्टिकल 370 जब था, तो वो उससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, तो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश होगा। और जहाँ पे भी मिलिटेंट्स एलिमेंट्स डेवलपमेंट को हैम्पर करेंगे तो मैं लॉ एंड ऑर्डर और जो भी मेरे पास पावर्स है, जो डिक्शन है, उसका हेल्प करके एक बैलेंस वे में मैं सिचुएशन को हैंडल करूँगी। तो ये मेरा आंसर था। एक सिचुएशनल क्वेश्चन मुझे बेस्ड याद आ रहा है, सर ने पूछा था कि एक हाईवे आपको बनवाना है और उसके बीच में एक टेंपल आ जा रहा है और आपको गवर्नमेंट बोली कि हाईवे बनवाओ तुम, तो और टेंपल है, लोग कह रहे हैं कि हमारा टेंपल आ गया है बीच में, तो इसको तो हम हटने नहीं देंगे। तो इस ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगी। तो इसके लिए मैंने आंसर दिया था कि सर पहले तो मैं उन्हें परसुएट करूँगी कि ये जो हाईवे बन रहा है इससे डेवलपमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अच्छा होगा, कंपनीज आएंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो आप इसे बनने दीजिए और हम अगर ये मंदिर है इसकी जगह हम आपको दूसरी जगह लैंड दे देंगे कंपनसेशन के तौर पे। और वैसे भी राइट टू प्रॉपर्टीज़ नो मोर फंडामेंटल राइट, इट्स अ लीगल राइट, तो हम उस टेम्पल को भी हटा भी सकते हैं। तो ये मेरा आंसर था। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था मुझसे सिचुएशनल बेस कि एक जगह कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट हो रही है और एक जगह आपके तहसील में कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, किसके पास आप पहले जाएंगी रिजॉल्व करने। तो इसमें मैंने आंसर दिया था कि सर मैं कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट को मैं प्रायोरिटी पहले दूंगी, क्योंकि कम्युनलिज्म एक ऐसा इशू है जो नेशनल लेवल पे स्पिल ओवर हो सकता है। मेरी पहली प्रायोरिटी क्या होगी, कम्युनलिज्म की, वो स्पिल ओवर होके एक नेशनल लेवल पे कोई क्योस क्रिएट ना कर सके। इस तरह से मेरे सोशियोलॉजी से रिलेटेड भी, ऑप्शनल से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि सोशियोलॉजी एंड साइंस का क्या रिलेशन है और सोशियोलॉजी आपके सिविल सर्विस में कैसे हेल्प करेगी। देन मेरे BDO से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आप BDO का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है और उसमें कौन कौन सी डिफरेंट स्कीम्स आपके ब्लॉक में चल रही हैं। तो ये सब इस तरह से मेरे कुछ 20 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू चला होगा और इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। 2017 से तो बहुत बेटर था, उसमें आई स्कोर वेरी बिलो एवरेज मार्क्स, ओनली 89। इस बार मुझे लगता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आए होंगे। अब मार्कशीट आएगी वो तो तब पता चलेगा। मैं आपसे अपने इंटरव्यू के रिलेटेड कुछ शेयर करना चाहती हूँ। इंटरव्यू से पहले लोग मॉक टेस्ट देते हैं, तो मैंने 2017 में 2 मॉक्स दिए थे, मगर 2018 में जैसे कि कोरोना क्राइसिस हो गई थी उसके वजह से मैं मॉक नहीं दे पाई थी।
दो आपको मॉक्स देने चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस आता है, मगर इस बार मैंने मॉक नहीं दिया था। तो ऐसे में आप अपने जो फ्रेंड्स हैं या कोई मेंटोर ऐसा हो जिससे आप हेल्प ले सके, ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, तो प्लीज़ उनकी हेल्प लीजिए। जैसे मेरे केस में एक अश्वनी सर हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। वो क्या करते थे, हम लोग वीडियो कॉल के थ्रू मुझसे क्वेश्चन पूछते थे, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते थे, और डेली वो एक हाफ एन आवर का सेशन मुझसे लेते थे। इससे क्या हुआ, जो हेजिटेशन थी मेरे अंदर बोलने की, वो मेरी ख़त्म हुई, और जो मेरे फैक्ट्स वीक जो मैं भूल जाती थी, आई टेंड टू फॉरगेट दोज फैक्ट्स, तो वो मेमोराइज होते रहे। वो जब कोई दूसरा पर्सन आपको बताता है कि ये फैक्ट है, तो वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो स्टे रहती है बात। तो आप अपने, अगर आप मॉक ऑफिशियल किसी कोचिंग में नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो अपने फ्रेंड से एक ऐसा सेशन करवा लीजिए, इंटरव्यू सेशन वीडियो कॉल पर ही, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल वो हो जाए, बेटर हो जाए, और आपका जो हेजिटेशन है, डर है कि बोलने का लोगों के सामने, वो ख़त्म हो जाए। और आपके जो फैक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स, जो जैसे कि बहुत बार होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं याद रहती हैं, इतना सारा पढ़ना होता है इंटरव्यू में, तो ये सब चीज़ें आपको वो याद दिलाते हैं। तो मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आ रहा है कि मेरा जो इंटरव्यू था वो 11 अगस्त को था। 10 को ही मैंने अश्विनी सर को अपना मॉक दिया था। तो उस टाइम न्यूज़ थी एक दिन पहले कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो चेंज हुए थे, जम्मू एंड कश्मीर के कोई झा सर थे, वो बने थे। तो मुझे ये मैंने पढ़ा नहीं था, एकदम स्किप हो गया था, तो उन्होंने मुझे उस दिन बताया। और नेक्स्ट डे ही मुझे इंटरव्यू पैनल ने भी मुझसे यही क्वेश्चन पूछा कि कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर इस टाइम बना है। तो इस तरह से आप जब लोगों की हेल्प ले लेते हैं, तो फिर मुझे ये, तो मैं उसका मैं आंसर दे पाई। अगर मैं, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा होता तो मैं ना दे पाती। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मॉक नहीं कर पा रहे हैं किसी कोचिंग में, मगर अपने फ्रेंड्स एंड जो भी आपके मेंटोर हैं, उनसे हेल्प लेके प्लीज़ आप 1-to-1 सेशन एक बार कर लीजिए। अब मैं थोड़ा अपना फैमिली के बारे में बताना चाहूँगी कि मैं एक सामान्य फैमिली से आती हूँ। मेरे पापा हेड कांस्टेबल हैं यूपी पुलिस में, और मेरी माँ एक होम मेकर है। तो हम लोगों की एक मिडिल क्लास फैमिली है। तो एक छोटे से अलीगंज थाना में हम लोगों ने क्वार्टर में, 2 रूम के क्वार्टर में हम 3 बहन भाई हैं, वहीं पे हमारी पढ़ाई हुई। और उस 2 रूम के क्वार्टर में हम लोग पढ़ते थे। जब रात में, अब ऐसा होता है कि कुछ लोगों को रात में सोना है और मुझे पढ़ना है, तो लाइट, अब उनको प्रॉब्लम होगी लाइट से, तो मैंने किचन में रहकर भी मैं पढ़ती थी कि कोई सो रहा है तो उसे प्रॉब्लम ना हो, आप लोग लाइट ऑफ कर लो और मैं किचन में पढ़ लूँगी। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ाई की। संघर्ष थे लाइफ में, नो डाउट। बड़ी फैमिली थी पापा की, तो उन्हें उधर भी देखना पड़ता था। तो इस चीज़ पर उन्होंने कभी भी हमारी पढ़ाई, इस चीज़ का हमारी पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं होने दिया। उन्होंने कहा आपको कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए मेरी तरफ से मिलेगी, और कभी भी ये नहीं कहा कि आप ये मत करो, ये स्ट्रीम चुन लो, वो स्ट्रीम चुन लो। हमेशा फ्री हैंड हमें छोड़ा कि तुम्हें जो करना है लाइफ में ये तुम्हारा डिसीज़न है, एंड वी विल नेवर इम्पोज एनी डिसीज़न ऑन यू। तो मुझे क्या करना था, मुझे बीएससी करना था, उसके बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी थी। ये सारे डिसीज़न मैंने खुद लिए। और सिविल सर्विसेज में मैं पापा ही मेरा फैक्टर है, रीज़न है कि मैं सिविल सर्विसेज मैंने ज्वाइन करने के लिए सोचा। पापा पुलिस सर्विस में होते हुए भी उनके अंदर एक जन सेवा की भावना थी। वो अपार्ट फ्रॉम गिविंग हिज सर्विस इन पुलिस, वो लोगों की हेल्प करते थे, जो भी उनसे हो सकता था वो उन्होंने किया। तो वहीं से मेरे अंदर मुझे लगता है क्वालिटीज़ आई कि मुझे भी लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। और मेरे पापा जैसे कि हेड कांस्टेबल हैं, तो एक ये भी सपना था कि ऑफिसर बन के पापा का नाम ऊंचा करूं। और उनके साथ मैं जब कभी भी जाती थी, पापा मेरे स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं, तो जब कोई आईपीएस ऑफिसर उन्हें सम्मानित करता था तो लगता था कि मैं भी उनकी तरह जो पापा के कलीग्स हैं उनको सम्मानित करूं। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। और एक रीज़न और है कि मैं सिविल सर्विसेज मैंने ज्वाइन करने का सोचा, वो है करप्शन। जब आम जनता है उसको कुछ काम करवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है या डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उन्हें 2 मिनट का काम है या 2 दिन का काम है, तो उनको पता नहीं कितने महीनों, 2 महीने, 3 महीने उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इस चीज़ से बहुत दिल दुखी होता था कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं और जो सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फेम करती है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं ग्रास रूट लेवल पे, तो वो हम बाहर रह के उसको सही नहीं कर सकते हैं। और जब तक हम अंदर नहीं आएंगे तो सिस्टम चेंज नहीं होगा।
तो ये सब मोटिवेशन फैक्टर थे मेरे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि कैसे मैं अपना टाइम मैनेज करती थी। मेरा रूटीन ये रहता था कि मैं पहले सुबह सुबह उठती थी और मेरे बेड पे ही मेरी बुक्स रहती थी और मोबाइल। जैसे ही सुबह उठा तो मैं एक ऑनलाइन जैसे कि बायजूस IAS है, वो डेली उसमें न्यूज़पेपर एनालिसिस द हिंदू एनालिसिस आता है, हाफ एन आवर का होता है, तो मैं उसको ऑन कर लेती थी उठते ही। उसको ऑन किया, उससे मेरा क्या होता था कि मेरा रिवीजन हो जाता था करंट अफेयर्स का। तो उसको सुनते सुनते ही ब्रश किया, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, तो हाफ एन आवर मेरा इसमें चला जाता था। उसके बाद मैं अपनी स्टैंडर्ड बुक्स उठाती थी, जैसे मैंने पॉलिटी में लक्ष्मीकांत ली, उसको मैंने थोड़ा रिवाइज़ किया। फिर मैं अपने ऑप्शनल को टाइम देती थी, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहा है, तो उसमें मैं थोड़ा बुक्स पढ़ा, मेरे अपने नोट्स पढ़े। उसके बाद उसके एटलीस्ट 2 आंसर मैं डेली लिखती थी, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के उठाए, उसके 2 क्वेश्चन लिए हर टॉपिक के, और उसको मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद खुद ही इवेलुएट करती थी या अपने मेंटोर्स को भेज देती थी कि सर प्लीज़ इसमें बताइए कि क्या गलतियाँ हैं, प्लीज़ फुली क्रिटिसाइज़ मी। इस तरह से जो गलतियाँ थी वो मुझे पता चलती गई कि मैं भी कहाँ पे, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती गई। तो इसी तरह एक GS सब्जेक्ट लेना, डेली ऑप्शनल पढ़ना, एटलीस्ट आपको 4 आवर्स ऑप्शनल को देने ही हैं। करंट अफेयर्स में आपके 2 आवर्स चले जाते हैं, उसके बाद उसको रिवाइज़ करना प्रीवियस मंथ्स का, और अपने GS पेपर करना, यही मेरा रूटीन रहता था। अब मैं ये एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कोचिंग करना ज़रूरी नहीं है। इस एक मिथ है कि विदाउट कोचिंग एक मिडिल क्लास फैमिली से, सामान्य फैमिली से बच्चा इस कोवेटेड एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये एक मिथ है, विदाउट कोचिंग भी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। मगर एक बात मैं एम्फेसिस करना चाहूँगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ डू जॉइन टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके प्रिपरेशन में। ये टेस्ट सीरीज़ सर्व्स 2 पर्पस। फर्स्ट, एक तो आपका जो सिलेबस है वो टाइम बाउंड मैनर में आपका कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपको एक टाइम टेबल दिया जाता है कोचिंग की तरफ से, उसमें कि फ़र्स्ट टेस्ट आपका इतने इतने टॉपिक्स आएंगे और ये इस डेट को है, देन सेकंड इसमें इतने टॉपिक्स आएंगे इस डेट को है। तो एक टाइम बाउंड मैनर में और एक डिसिप्लिन में आप उसे प्रिपेयर करते हैं तो आपका सिलेबस कवर हो जाता है। सेकेंडली, आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर एंड द स्पीड ऑफ आंसर इम्प्रूव। जब आप एक वो उस कंडीशन में एग्ज़ाम लिखते हैं और घर में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो उस इन्वायरमेंट में जब आप टेस्ट देते हैं तो आपकी एक तो स्पीड बढ़ जाती है और क्वालिटी ऑफ आंसर इंक्रीज़ हो जाता है। जब आपको फीडबैक मिलता है कि ये हियर यू आर लैगिंग बिहाइंड एंड हियर यू हैव नॉट डन अप्रोप्रिएट थिंग, तो इस चीज़ से आपकी इम्प्रूवमेंट होती रहती है। तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन टेस्ट सीरीज़। अगर टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो अपने कलीग्स को अपने आंसर दीजिए कि वो चेक कर सके, क्योंकि आंसर राइटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। इसके बेसिस पे ही हमें मेरिट में आने का मौका मिलता है। तो आंसर राइटिंग को प्लीज़ डेली 2 आंसर एटलीस्ट लिखिए और उसे चेक कराइए। ये नहीं कि लिख कर बैठ गए हैं बस और हम सोच रहे हैं कि हमने अच्छा लिखा है, उसे किसी से इवेल्यूएट कराइए ताकि हमें कमियां पता चलें। और इसके लिए जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक इनसाइड IAS जो वेबसाइट है वो एक सिक्योर करके एक इनिशिएटिव चलाती है। उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना एक दूसरे को इवेल्युएट करते हैं। जैसे कि मेरा 2017 में BDO के पद पर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, उसमें मैं चयनित हुई थी। उसके बाद 2018 में आई सिक्योर 3rd रैंक एंड गॉट SDM पोस्ट। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि इसे बोला जा रहा है कि आपने BDO के पद से, आप BDO की जॉब में थी, आपने कैसे टाइम मैनेज किया। तो बात यह है कि 2017 का जो रिज़ल्ट था वो 2019 में आया। तो जब मेरा 2018 का मेंस था तो मैं पहले से ही प्रिपरेशन कर रही थी 2018 के लिए। तो उसका रिज़ल्ट आता है 11 अक्टूबर को और मेरा जो मेंस था 2018 का वो था 18 अक्टूबर। तो मुझे सफिशिएंट टाइम मिल गया था प्रिपरेशन करने के लिए। तो बस मैंने जैसे ही रिज़ल्ट आया और 7 डेज़ का टाइम था, मैंने अच्छे से अपना मेंस दिया। उसके बाद मैंने BDO की पोस्ट को ज्वाइन किया अयोध्या में। बस इंटरव्यू मेरा ये था कि मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन अपनी ज्वाइनिंग के साथ स्टार्ट की थी और इंटरव्यू मैं काम करती थी और करंट अफेयर्स पढ़ती रहती थी और जो थोड़े बेसिक्स हैं उनको मैंने बेशक किया और इंटरव्यू मेरा इस बार अच्छा गया।
एक चीज़ मैं बच्चों से कहना चाहती हूँ, जितने भी सिविल एस्पिरेंट्स हैं, कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन आप इसलिए ना करिए कि आप ऑफिसर बन जाएंगे या हमें लैविश लाइफ मिल जाएगी, गाड़ी मिलेगी, नौकर मिलेंगे और अंडर इतना स्टाफ रहेगा। सिविल सर्विस की ये, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं वो टेम्परेरी हैं। ये सब बाहर से देखने को लगता है कि हाँ बहुत मस्त लाइफ होती है एक सिविल सर्वेंट की, आईएएस की या एसडीएम की, क्योंकि जब आप उसमें एंटर करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। अब जैसे मैं अपना वीडियो वाला ही बताऊं कि मुझे कभी कभी 10 बज जाता है मीटिंग से आने में, तो मेरी फैमिली कहती है तुम तो टाइम ही नहीं दे पाती हो। मेरी बहन आई थी चेन्नई से, कहती है मैं आपसे मिलने आई हूँ इतने दूर से और आपको तो टाइम ही नहीं है। तो आप बहुत सारा वर्कलोड होता है, आपको काम करना होगा। तो जो अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत इजी गोइंग लाइफ हो जाएगी और आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, तो ये मिथ एकदम निकाल दीजिए, क्योंकि सिविल सर्विस हम बने तो हमें काम करना पड़ेगा, हम जनता के नौकर हैं। तो आपके मन में यही भावना होनी चाहिए कि सिविल सर्वेंट बन के हमें देश के लिए कुछ करना है। जो डाउन टू अर्थ सेक्शन है उसको मेन स्ट्रीम में लाना है, डिफरेंट सेक्टर्स में काम करना है। एक सिविल एस्पिरेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो डाइवर्स फील्ड में काम कर सके, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर सके, एजुकेशन सेक्टर में काम कर सके। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है ताकि आप अपने कंट्री को सर्व कर सके और न्यू इंडिया को बना सके। अब मैं लास्ट में डीकेटी के बारे में बोलना चाहूँगी कि डीकेटी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जितने भी सिविल एस्पिरेंट्स हैं, ये वो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं वो जो शेयर करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी। मैंने भी इसको फॉलो किया था। अनुज झा सर का भी डीकेटी वालों ने इंटरव्यू लिया था, तो मैंने भी उसको फॉलो किया था। कभी पता नहीं था कि डेस्टिनी सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा। अभी मैं अयोध्या में हूँ, सर भी अयोध्या में हैं। तो प्लीज़ फॉलो डीकेटी, आपको उससे बहुत गाइडेंस मिलेगी। और जो टिप्स बताई हैं सब अपने हिसाब से, मेरा कुछ भी अच्छे लगे मेरी स्ट्रेटेजी से उसको फॉलो कभी, नहीं तो हर सिविल एस्पिरेंट की यूनिक स्ट्रेटेजी होती है और यही यूनिकनेस आपको टॉपर बनाती है या आपके मेरिट में लिस्ट लेके आती है, क्योंकि कंटेंट सबके पास सेम होता है, आप उसमें यूनिक क्या कर रहे हैं वही इम्पॉर्टेंट है, वही आपको अलग बनाती है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी सारे एस्पिरेंट्स को कि ये जो एग्ज़ाम है, हाँ नो डाउट कि बहुत टफ़ है और इसमें टाइम लग जाता है, मगर आपको हार नहीं मानना है, डेडिकेटेड रहना है, परसिवेरेंट रहना है। फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता है तो सेकंड अटैम्प्ट में ट्राई करिए। अब जैसे कि मेरा यूपी पीएससी में फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे मनचाही पोस्ट नहीं मिली थी। आई वॉज सेलेक्टेड एट द पोस्ट ऑफ बीडीओ और मैं उससे खुश नहीं थी, मगर फिर मैंने सेकेंड अटैम्प्ट दिया और एसडीएम हासिल किया। और आप यूपीएससी एंड यूपीपीएससी जिसका पैटर्न अब सेम हो गया है, तो आप दोनों की कंबाइंड रूप में प्रिपरेशन करिए ताकि आप अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो यूपीपीएससी भी दे सकें, आपके पास एक बैकअप है। ये नहीं कि हम सिर्फ यूपीएससी दिए जा रहे हैं, स्टेट सर्विस नहीं दे रहे हैं। दोनों से ही आपको दोनों ही जो एग्ज़ाम्स हैं आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कंट्री को सर्व करने की, एक नेशनल लेवल पे देता है, एक स्टेट लेवल पे देता है। तो आप दोनों की कंबाइंड वे में प्रिपरेशन करिए। और एक बैकअप एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगी कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम अपने कलीग्स को देखते हैं ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब कर रहा है एमएनसी में और घूमने जा रहे हैं, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि अरे देखो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमें लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ रही है, बिपिन चंद्र पढ़नी पड़ रही है और ये लोग जा रहे हैं घूमने और मज़े कर रहे हैं। तो ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मगर ऐसे में आपको अपने आप को याद दिलाना है कि आप इस सर्विस में क्यों आना चाहते हो, आपने क्यों ये डिसीज़न लिया था कि हाँ मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। तो अपने आप को याद दिलाइए और फिर से जुट जाइए पढ़ने में, क्योंकि आपका दिन भी आएगा जब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको भी बहुत मौका मिलेगा घूमने का। एक चीज़ और कि ये जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन है बहुत टायरिंग है। इसमें 1 साल तक चलता रहता है पूरा प्रोसेस और स्टेट सर्विस में तो 3-3 साल हो जाते हैं, रिज़ल्ट ही नहीं आता है। तो इस दौरान आपको डीमोटिवेट एकदम नहीं होना है।
हाँ, ये होता है कि मेरे साथ भी होता था कि 2 दिन अच्छे से पढ़ाई की तो मन लग रहा है, फिर नेक्स्ट डे एकदम लो फेज़ डिमोरलाइज़ हो जाते थे कि अरे क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है रिज़ल्ट कब आएगा। तो ऐसे में अपने दोस्तों से बात करिए जो आपको समझते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं। अपने माँ पापा से बात करिए, अपने फ्रेंड्स एंड और फैमिली मेम्बर्स से बात करिए जो आपको मोटिवेट करें। इससे क्या होगा कि एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ आएगी, आप दोगुने उत्साह के साथ फिर से पढ़ाई करेंगे। तो बस मेरा यही संदेश है सिविल एस्पिरेंट्स को कि आप डेडिकेटेड होके परसिवरेंट रह के, फर्म रह के आप इस प्रिपरेशन को करिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। धन्यवाद।